नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं आंचल श्रीवास्तव लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में गोल्डन स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन सुमित नंदा से उनकी टीम के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान कंपनी ने उत्तर प्रदेश में कुल 12,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसमें 8,000 करोड़ रुपए हाईटेक डेटा सेंटर की स्थापना पर खर्च होंगे, जबकि 4,000 करोड़ रुपए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में लगाए जाएंगे। सुमित नंदा ने राज्य की कानून व्यवस्था और बेहतर औद्योगिक माहौल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। ये बैठक सीएम योगी के 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान दौरे का हिस्सा है, जिसका मकसद प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक निवेश आकर्षित करना बताया जा रहा है। दिल्ली से अगली खबर आ रही है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने टैक्सी चालकों से बातचीत की है, उनके अनुभव और सुझाव सुने हैं। इसी दौरान उनके 5 फरवरी को देश के पहले सहकारी समिति आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का शुभारंभ भी किया। सरकार का ये दावा है कि यह प्लेटफॉर्म सहकारी मॉडल पर काम करेगा, जिसमें ड्राइवरों को सीधे फायदा मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। बातचीत के दौरान टैक्सी चालकों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिनमें कमाई, कमीशन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं और छोटे कामगारों को सशक्त बनाया जा सकता है। भारत टैक्सी को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया है। चंडीगढ़ से अगली खबर आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को पकड़ने में सरकार ने सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि जब वित्तीय गड़बड़ियों के संकेत मिले तो स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं थे। इसके बाद सरकार ने ब्याज सहित पूरी राशि को एक अधिकृत बैंक में स्थानांतरित करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है और जांच अभी जारी है। उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जनता का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है और वापस भी आएगा। साथ ही चेतावनी दी है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे कर्मचारी हो या बैंक, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होता है, अलग अलग बैंकों में रखते हैं। जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम है कि जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है, बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। पीलीभीत के बीसलपुर पीलीभीत हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। मदरसा स्कूल के पास तेज रफ्तार कार और टेम्पो के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुल 9 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सीएचसी बिसलपुर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। केरल के कोझिकोड में आज एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। वलियांगड़ी के व्यस्त बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का कंक्रीट स्लैब अचानक गिर गया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान जब्बर, अशरफ और बशीर के रूप में हुई है, जो हेड लोड वर्कर के तौर पर काम करते थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12 बजे ये मजदूर काम के बाद इमारत के नीचे आराम कर रहे थे, तभी करीब 50 मीटर लंबा स्लैब और सनशेड भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे में 2 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये इमारत करीब 60-70 साल पुरानी थी और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसे पहले ही असुरक्षित घोषित किया गया था। मेयर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, जबकि विपक्ष ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से रमजान के मद्देनजर कर्मचारियों को शाम 4 बजे के बाद छुट्टी देने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। उनका कहना है कि दिल्ली में रमजान के दौरान 4 बजे के बाद छुट्टी दी जा रही है, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रमजान मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम महीना होता है और रोजा रखने वाले कर्मचारियों को सहूलियत मिलनी चाहिए। साथ ही मुस्लिम खिलाड़ियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि खेल में धर्म नहीं लाया जाना चाहिए और हर खिलाड़ी को बराबर मौका मिलना चाहिए। देखिए, आजकल हर जगह ना धर्म को ही लाया जा रहा है। डेवलपमेंट, इंसाफ की बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो किसी धर्म का भी आदमी हो, अच्छा खिलाड़ी हो, उसको खिलाना चाहिए। और जानबूझ करके किसी धर्म को साइड करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है किसी धर्म के साथ। देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिख दिया है, और चूंकि आज जो है ये शोक सभा चल रही है, इसमें ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है। कल सुबह मैं इनसे बात भी करूँगा मुख्यमंत्री जी से, कि जब 2 स्टेट ने, वो स्टेट आंध्रा की जो दिल्ली की सरकार को, मोदी की सरकार को सपोर्ट भी कर रही है, उन्हीं के आइडियोलॉजी वाली सरकार है, उसने वहाँ पर रमज़ान को देखते हुए 4 बजे तक छुट्टी दिया है, तो यहाँ भी देना चाहिए। क्या वजह ये है ना, दो सुबह जगना पड़ता है, नमाज पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जो है 6:30 बजे इफ्तार का टाइम होता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर नमाज का टाइम होता है। अब आदमी 5 बजे 6 बजे छूटेगा तो घर कब पहुँचेगा, नमाज कब पढ़ेगा। और मुसलमानों में रमज़ान का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए 12 महीने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महीना ये है। तो मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि जिस तरह से 2 स्टेट ने दिया है, इस तरह आप भी अगर 4 बजे छुट्टी दे देंगे तो बहुत ही हम आपके शुक्रगुजार होंगे, बहुत मदद करेंगे। दिल्ली के ओल्ड सलीमपुर इलाके में शांति मोहल्ला में रविवार शाम एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग की शुरुआत करीब 4:22 में कपड़े की दुकान और गोदाम से हुई थी। शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने की आग का जो मुख्य कारण है वो माना जा रहा है। आग की गंभीरता को देखते हुए इसे मीडियम कैटेगरी घोषित किया गया है। मौके पर 30 से 40 दमकल गाड़ियां और 100 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए। संकरी गलियों और बंद शटरों के कारण राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 12 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़े जलकर राख हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। इमारत की दीवारों में दरारें आई हैं और एक दीवार गिर गई है, इसलिए कूलिंग ऑपरेशन अभी जारी है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर इलाके में धनमंडी में 2 गुटों के बीच पुराने विवाद को लेकर खूनी झगड़ा हुआ है। इस दौरान 25 से 30 लोग डंडों और लाठियों, लोहे की रॉडों से लैस होकर पहुंचे और मजदूर यूनियन अध्यक्ष संदीप कुमार के सिर पर हमला किया गया।
बीच बचाव में आए मनोज कुमार और राजकुमार भी घायल हो गए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 और 126(2), 179(2) के तहत 8 आरोपियों पवन सिंह, रिंकी, रवि और कमल, अजय नायक, प्रदीप और अर्शित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल संदीप कुमार का निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मजदूर यूनियन ने चेतावनी दी है कि दोषियों को गिरफ्तार किए बिना एक भी मजदूर धान मंडी में काम नहीं करेगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक राजकीय उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था चिंताजनक स्थिति में है। हफ्ते के पहले ही दिन अस्पताल के 18 चिकित्सकों में से 8 छुट्टी पर थे और उनके डीएफ डॉक्टर नाइट ऑफ अवकाश की सूचना बोर्ड पर अंकित थी। स्वयं प्रभारी भी अनुपस्थित थे, जिससे पर्ची काउंटर पर मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार अस्पताल में 1200 से ज्यादा मरीज पहुंचे। बीसीएमएचओ ने चिकित्सकों की एक साथ छुट्टी को एक गंभीर समस्या माना है और पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ को देने की बात कही है। हनुमानगढ़ के नेत्राना गांव में छात्र अभिषेक शर्मा के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर आज गोगा मंडी थाने के सामने हजारों ग्रामीण और सर्व समाज के लोग प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव कर आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। अभिषेक शर्मा की हत्या 10 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने की थी और शव को गांव के कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। ये तीसरी बार है जब ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है और उनका कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो थाने के सामने डटे रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। श्रीगंगानगर के रावला मंदिर वार्ड नंबर 5 में रात को झुग्गी में अचानक आग लगने से 40 वर्षीय लालूराम पुत्र दिलीप वाल्मीकि गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के समय वो झुग्गी में सो रहा था। आसपास के लोगों ने आग पर तुरंत पानी डालकर काबू पाया और एम्बुलेंस को सूचना दी। घायल लालूराम को पहले रावला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बीकानेर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार लालूराम का नाभि से ऊपर लगभग 40% हिस्सा झुलस गया था। झुग्गी में ना तो गैस सिलेंडर था और ना ही बिजली कनेक्शन, इसलिए आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। कौशाम्बी के सरातू तहसील क्षेत्र में कड़ा कालेश्वर घाट पर आज एक भयावह घटना सामने आई, जब अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इस पूरे हमले से श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और कई लोग मधुमक्खियों के काटने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु घाट पर प्रार्थना और स्नान कर रहे थे, तभी मधुमक्खियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर तेजी से मदद की और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन और पुलिस की टीम को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर बुलाया गया और उन्होंने घाट में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। अधिकारियों ने कहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है और घायलों का इलाज चल रहा है। घटना ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और भीड़भाड़ वाले घाटों पर सतर्क रहने की अपील की है। धर्मनगरी हरिद्वार में ऑपरेशन स्माइल के तहत पुलिस ने 3 नाबालिग बच्चों को सकुशल रेस्क्यू किया है। ये बच्चे गुरुग्राम हरियाणा से बिना बताए हरिद्वार घूमने आए थे और रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध हालत में पाए गए। पुलिस ने बच्चों का काउंसलिंग किया और उन्हें सुरक्षित बालगृह ज्वालापुर में रखा गया है। बच्चों की पहचान हरिओम इंटरनेशनल स्कूल खिड़की की कक्षा 6 के छात्र के रूप में हुई है। वो 20 फरवरी को स्कूल जाने निकले थे, लेकिन स्कूल न जाकर हरिद्वार तक की यात्रा करने के लिए बैठ गए। उनके घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में ऑपरेशन स्माइल लगातार चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, हर की पौड़ी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई नाबालिग संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लगभग 12 वर्ष उम्र है इनकी, एक 11 वर्ष का, 2 12 वर्ष के हैं, आर्यन, दीपक और मयंक। ये तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 6 में, और तीनों आपस में मित्र हैं और एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं। और चूंकि सत्यापन अभियान चल रहा है पूरे जनपद में, तो इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पे भी कंटिन्यू पूछताछ होती रहती है। तो 21 तारीख को ये मिले थे हमें यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे तीनों बालक। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो ये मौके पे कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ से आए, कहाँ इनका घर है। तो फिर हमारी जो ऑपरेशन स्माइल की टीम है, उनके माध्यम से इनको थाने पर लाया गया, इनसे पूछा गया, फिर थोड़ा इनके पेरेंट्स की डिटेल मिली, फिर इनसे संपर्क किया गया पेरेंट्स से। तो ये गुरुग्राम हरियाणा से, वहाँ पे इनकी मिसिंग भी रजिस्टर्ड है तीनों बच्चों की, और हरियाणा पुलिस ऑलरेडी इनको सर्च कर रही थी। तो संबंधित थाने से संपर्क करके इनके परिजनों को बताया गया। तो आज इनके परिजन आ गए हैं, तो इनको इनके सुपुर्दगी में दिया। कासगंज में रोडवेज कर्मियों ने यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह के कथित अभद्र व्यवहार और बिना वजह चालान काटने के आरोपों के चलते हड़ताल कर दी है। नाराज कर्मचारियों ने अपनी बसें रोडवेज परिसर में खड़ी कर दी हैं, जिसमें यात्रियों को घंटों बस अड्डे पर इंतजार करना पड़ा। कर्मियों का कहना है कि नियमों का पालन करने के बावजूद उन्हें अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जाता है, अभद्र भाषा का सामना करना पड़ता है। और चालक सचिन ने बताया कि एक दिव्यांग युवक को बस से उतरते समय यातायात प्रभारी ने बस का चालान कर दिया। दूसरी ओर यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सड़क पर गलत तरीके से बस खड़ी करने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। प्रशासनिक स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश जारी है ताकि बस संचालन सामान्य हो सके और यात्रियों को राहत मिल सके। चालक प्रचालक इसलिए बैठे हुए हैं, हमारी गाड़ी दिल्ली काउंटर से चल दी। एक व्यक्ति यहाँ पे लाचार है, वो पैसे मांगता है सवारियों में, विकलांग है, तो उसको हम उतारने के बोला उतार दो, तो हम लोगों ने ठेका के सामने उसे उतारा। इतने में टीआई इंस्पेक्टर ट्रैफिक लक्ष्मण सिंह आते हुए तो आके उन्होंने आगे का फोटो खींच लिया, गाली दी ड्राइवर को, और पीछे आके फोटो खींच के 2 सिपाही बैठा के गाड़ी अंदर घुमा के यात्री सब उतार दिए। बोले गाड़ी सीधे गाड़ी वहाँ ले जाओ। अब हम बताओ, गाड़ी कोई सवारी उतारने है, चढ़ानी है, तो इसलिए तुम रोज हमें सीज करोगे। कौन सी गाड़ी है आपकी? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है 73। देहरादून के राजपुर स्थित सिल्वर सिटी मॉल में 13 फरवरी को हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिम करके लौट रहे विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई थी। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश अभी जारी है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने झारखंड के जमशेदपुर में अक्षत ठाकुर उर्फ संजीव कुमार और राजकुमार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अन्य साथियों की संलिप्तता भी इस पर पाई गई है और भी आरोपी इसमें सम्मिलित थे। वांछित अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहाँ से लगातार प्रयास कर रही थी। और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहाँ नोएडा, जमशेदपुर, अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे, इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके जो इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफ़र इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। 13 फरवरी को एक शूट आउट हुआ था राजपुर रोड पर, तो उसको वहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और
चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था, तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी, जो अभी तक हमारे पास भी आ चुकी है, तो इसमें सभी जितने भी इसमें मोस्टली लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी को अभी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। और घटनाक्रम जो शुरू होता है उसमें करीब 10 बजे के करीब जो है दो व्यक्ति जो है पैदल सिल्वर सिटी मॉल को क्रॉस करके अंदर जाते हैं 9:45 बजे करीब, और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की थी वो आरटीओ के आगे करीब जो है 200-300 मीटर आगे खड़ी थी, जिसका नंबर प्लेट नहीं था। मृतक विक्रम शर्मा। मसूरी में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टामटा की पुण्यतिथि पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और सामाजिक समानता, संवैधानिक मूल्य और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय टामटा का जीवन सामाजिक समरसता और न्याय के संघर्ष का प्रतीक रहा। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने बताया कि सामाजिक न्याय कांग्रेस की विचारधारा की आधारशिला है और टामटा जैसे नेताओं ने इन्हें मजबूती प्रदान की है। जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि वो कार्यक्रम में अधिक से अधिक भाग लेकर सामाजिक न्याय का संदेश जन जन तक पहुंचाएं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक हमारे गढ़वाल कुमाऊं में रहे हैं, जो आज इतिहास के पन्नों से कहीं गुमनाम होते जा रहे हैं, तो उन्हें याद करने का काम आज किया जा रहा है। मुंशी हरिप्रसाद टामटा जी दलित समाज के उस जमाने के, जब अंग्रेजी शासन था, 1911 में एक सभा हुई अंग्रेजों के माध्यम से। वहाँ ये कहा गया कि स्वर्ण कुर्सी पे बैठेंगे और दलित कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। उनको वो बात बहुत असहज सी महसूस हुई। उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो हमारे दलित समाज की जो जातियाँ उपजातियाँ थे उनको एक साथ संगठित करने का काम किया। उन्होंने उस जमाने में दलितों को शिल्पकार की उपाधि दिलवाई अंग्रेजों के माध्यम से, जो आज भी लागू है। तो ऐसे समाज सुधारक, और जब कुमाऊं में, जहाँ अल्मोड़ा में उनका जन्म हुआ एक गाँव में, जब उन्होंने देखा कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, कुमाऊं का क्षेत्र है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो उन्होंने 150 स्कूल, प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुलवाए गढ़वाल कुमाऊं में, जिससे पहाड़ के लोगों को ज्ञान मिलना शुरू हुआ, शिक्षा मिलना शुरू हुई। कांग्रेस के साथियों ने हर जगह उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी साथियों ने एक संकल्प लिया कि स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टामटा जी का पुण्यतिथि पर हम उनके कृत्यों को, जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं, उस कृत्य के लिए आज हम उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और आज के ही दिवस हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से दलित समाज को उनके उत्थान के लिए, उनके एकीकरण के लिए, वर्ग विभाजन के दूर करने के लिए, समाज में उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो संकल्प उन्होंने उस समय लिया, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम सब आज ये कहते हैं कि टामटा जी ने जाति विभेदता को समाप्त करते हुए एक टामटा सुधार सभा का गठन किया, और बाद में चलकर जो है उसी सुधार सभा में कुछ वर्षों बाद जो है ये ब्रिटिशर्स के साथ जो है एक, क्योंकि राज जो है ब्रिटिशर्स का था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ जो है उनके उत्थान के लिए। बिजनौर से अगली खबर आ रही है। बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रायपुर मार्ग पर हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने अपना नियंत्रण खो दिया और सामने आ रही बाइक और ई रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्री और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजन का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। आज दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक अनियंत्रित
कार के पलटने से, उसकी चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल ही स्थानीय पुलिस बल के माध्यम से हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है, जिनके नाम क्रमशः राजू पुत्र कोमल, राजकुमार पुत्र कैलाश और अंशु वाइफ ऑफ जतिन के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और नियमानुसार इनके शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो कार चालक है वो भी घायल है, उसका भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी। तो ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।